बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजफ्फर सरफराज है और आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं सोशियोलॉजी का। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम क्या सोर्सेज यूज करेंगे, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपको सोशियोलॉजी का प्रिपेयर करने का, और आपका जो सिलेबस है उसको मैंने आपको हल्का हल्का सा टच दिया था ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि कौन से टॉपिक किस तरह हैं और क्या इंपॉर्टेंस है हर टॉपिक के और किस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, आज सोशियोलॉजी को देखेंगे थोड़ा सा। सोशियोलॉजी का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इसकी कुछ डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा कि सोशियोलॉजी है क्या। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्योंकि सोशियोलॉजी एक पुराना सब्जेक्ट है तो इसके अंदर आप स्कोर कैसे ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2018 में मैंने इसमें 75 स्कोर किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें मेरे 8 to 10 ऑब्जेक्टिव ठीक थे, बाकी मेरी ऑब्जेक्टिव्स ठीक नहीं थी। तो उसके बावजूद मैंने 75 लिए, तो आप 80 प्लस कैसे ले सकते हैं। 2018 में ही जो सेकंड पोजीशन होल्डर हैं उनके 85 मार्क्स हैं, 84 या 85 मार्क्स हैं सोशियोलॉजी में, तो आप भी ये ले सकते हैं। इसको बिल्कुल आप एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट ना समझें, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट ना समझें। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं और जो कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके इनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप इसके अंदर अच्छा स्कोर ना कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, सोशियोलॉजी जो आपके पास है ये सिर्फ एक, वैसे तो इसको अगर बहुत ही सिंपल टर्म के अंदर लें तो ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये इसकी डेफिनेशन को इनकम्पास करना, क्योंकि सोसाइटी इटसेल्फ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि तो सोशियोलॉजी एज ए नेचर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करके मुख्तलिफ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो कि रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इसकी मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस दी हैं। दो के वो सारी की सारी सराउंड होती हैं सोसाइटी और सोशल बिहेवियर और सोशल लॉज, सोशल लाइफ, सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, लेकिन हर सोशियोलॉजिस्ट का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरह देखते हैं सोशियोलॉजी को, क्या क्या वो चीजें हैं जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंटली इनकम्पास करता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्ड, एक लैटिन वर्ड है और एक ग्रीक वर्ड है। लैटिन वर्ड सोशियस और लोगोस, इन दो से मिलके बना है। ठीक है, जो आपके पास सोशियस आपका वर्ड है उसका मतलब है सोसाइटी, एंड जो आपके पास लोगोस है उसका मतलब है नॉलेज। यानी कि अगर इसको हम इन सिंपल वर्ड हम बोलें तो ये मतलब है नॉलेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में जो आपका जो नॉलेज है वो बेसिकली होता है सोशियोलॉजी। अभी देखिए, बहुत ही जनरलाइज एक हमारे पास टर्म है भाई। अब ये हमें देखना है कि नॉलेज किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, और सोसाइटी के क्या क्या वो एलिमेंट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है जिनके रिलेटेड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास देखिए कितनी जेनेरिक टर्म है। ठीक है, सोशियोलॉजी। अब इसी टर्म को इंटरप्रेट किया है बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने कि वो किस तरीके से सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो कॉइन हुई थी ये टर्म आपके पास सोशियोलॉजी, वो 1780 में हुई थी बाय अ फ्रेंच एसिस्ट एम्यूल जोसेफ। CS, my French is really not good, तो अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो I can't do anything about this. In an unpublished manuscript जिसका नाम था फेरे एटल, आप इसको कुछ भी बोल रहे हैं, ये फ्रेंच वर्ड है, मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक अनपब्लिश एक मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसके अंदर इस टर्म को जो है वो क्वाइन किया था फ्रेंच एसिस्ट एम्यूल जोसेफ ने। उसके बाद जो यानी कि फादर ऑफ हम जिसको सोशियोलॉजी बोलते हैं उनको बोलते हैं ऑगस्ट कॉम्टे। ये आपके सोशियोलॉजिकल जो फिलोसफर्स हैं, जो आपका एक सेक्शन है इसका कोर्स का, उसके अंदर ये जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन सबको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूं, ऑगस्ट कॉम्टे आपके पास क्या थे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कंसिडर किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के मुताबिक। तो 1838 के अंदर उन्होंने ये टर्म को दोबारा से री इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये आपके पास सोशियोलॉजी का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सा हो गया। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा टच करूंगा। उसके बाद मुख्तलिफ डेफिनेशंस देख लेते हैं हमारे पास सोशियोलॉजी की कौन कौन सी होती हैं। देखिए, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। नंबर 1 आपके कैसे इन सिंपलेस्ट वे के अंदर आप कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंटिफिक वर्ड जो हम यहाँ पे यूज करते हैं ये हम क्यों यूज करते हैं, जो साइंटिफिक आपके पास वर्ड है इसको क्यों यूज किया जाता है।
तो नंबर 1 है सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक स्टडी कैसे होती है। देखिए जो जितने भी सोशल फिनोमिनाज होते हैं, आपका एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, आपका टॉपिक है, उसके अंदर जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जो स्टेप्स किए जाते हैं किसी भी एक फिनोमिना को स्टडी करने के लिए, वो सारे साइंटिफिक नेचर है। जैसे सपोज के पहले आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्रिएटिंग के बाद आप लिटरेचर व्यू करते हैं, उसके बाद आप मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टॉपिक ऑफ इन विच यू वांट टू स्टडी। तो उसके बाद आपके पास कंक्लूजन होता है, उसके बाद आप उसको पब्लिश करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो सारा मेथड है सोशल फिनोमिना को स्टडी करने का, ये सारा साइंटिफिक इन नेचर है। ठीक है, तो इसके अंदर साइंस भी इन्वॉल्व होती है। नंबर 2 इसकी रीजन ये है कि सोशियोलॉजी इटसेल्फ जो है वो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है। जैसे सपोज ये साइकोलॉजी से मिलता जुलता है, ये एंथ्रोपोलॉजी के साथ ओवरलैप करता है, ये जेंडर के साथ ओवरलैप करता है। तो ये जो सारे फिनोमिनाज हैं, ये सारे के सारे साइंटिफिक इन नेचर होते हैं किसी ना किसी हद तक, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो नंबर 2 इसकी डेफिनेशन है। मैंने यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, आपने इनको अगर इनको नाम के साथ आप इसे कोट करेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो जी हम सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू R.E. पार्क एंड F.W. बर्गेस। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। ऑब्वियसली सोशियोलॉजी एक सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है, तो इसको साइंस ट्रीट करते हैं कलेक्टिव बिहेवियर का। कलेक्टिव यहाँ पे जो वर्ड किया जाता है, ये सोसाइटी को लेके वो यूज कर रहा है। ठीक है ना, सोसाइटी मतलब फॉर्म होती है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। तो वो जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है उसको जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी की जो साइंटिफिक जो उसकी स्टडी है, जो साइंस है, उसको बोलते हैं आपके पास सोशियोलॉजी। J.F. क्यूबर हैं, ये कहते हैं सोशियोलॉजी may be defined as a body of scientific knowledge about human relationship। अब देखें नॉलेज की बात होगी, मैंने आपको बताया, देखो एक एक टर्म को वो एक्सप्लेन कर रहा है। सोशियस जो था उसका टर्म था सोसाइटी। सोसाइटी को आगे चल के मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट बताएंगे सोसाइटी हम कहते किसे हैं। उसके बाद जो नॉलेज है, अब यहाँ पे उसने क्या जिक्र कर दिया कि नॉलेज भाई सिंपल नहीं, नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज ह्यूमन रिलेशनशिप का, यानी कि इंसानों के दरमियान में जो रिलेशनशिप पाया जाता है इन अ सोसाइटी, उसको जब हम साइंटिफिक उसका मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। हम देखते हैं कि ह्यूमंस के दरमियान में कैसे अफेक्शन पाई जाती है, ह्यूमन के दरमियान में किस तरह कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, उन अफेक्शन उन कॉन्फ्लिक्ट की जो रीजंस होती हैं, उनकी जो कॉजेज होती हैं, और उसके बाद जो उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनको जो इंटरप्रिटेशन होती है उनकी, वो सारी की सारी इसी में फॉल करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो मॉरिस गिन्सबर्ग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, ठीक है, एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वो कहते हैं कि इंसान जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके दरमियान में जो रिलेशंस पाए जाते हैं, और वो इंटरेक्शन और रिलेशन जिस कंडीशंस के ऊपर बेसिस होते हैं, और उन रिलेशन और इंटरेक्शन से जो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, इन सब के मुताले को क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कहीं भी लिखें तो ये डेफिनेशन आप जरूर लिखें, क्योंकि देखें इसने बहुत ज्यादा चीजों को इनकम पास कर लिया। कैसे, वो कहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन हो गई, उसके बाद ह्यूमंस के दरम्यान में जो इंटर रिलेशंस आ गया वो भी इसमें आ गया, उसके बाद किस बेसिस के ऊपर, किस कंडीशंस के ऊपर 2 लोगों में, 3 लोगों में, 5 लोगों में वो रिलेशन और इंटरेक्शन हुई, क्या कंडीशंस थी, और इंटरेक्शन होने के बाद उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ये भी क्या आपके पास है, एक इसमें इंक्लूड कर दिया मॉरिस ने। तो ये आप डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी डेफिनेशन, आप इसको लाजमी अपने जब भी लिखे तो आप इसको याद रखें। F.W. गिडिंग्स है जी, इन्होंने बहुत ही एक मतलब जेनेरिक सी दी थी, इन्होंने द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। अब सोशल फिनोमिना इतने ज्यादा हैं, आप इसको कुछ भी इसको जेनेरिक बहुत ही जनरल कर दिया ना, स्पेसिफिक नहीं कर सकते। यानी कि जितने भी सोशल फिनोमिना पाए जाते हैं उनकी आप साइंटिफिक स्टडी करें, वो आपके पास सोशियोलॉजी, ये बहुत जेनेरिक टर्म है। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ एंड ग्रुप्स, इट इज स्टडी ऑफ सोसाइटीज गिविंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन मॉडर्न सोसाइटीज। देखिए अब सोसाइटी ऑब्वियसली आपके पास
हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, उसके बाद आपके पास हर्डिंग आपके पास सोसाइटी थी, उसके बाद आपके पास क्या नाम है एग्रीकल्चर थी, प्री एग्रीकल्चर थी, उसके बाद एग्रीकल्चर थी, उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल आए, उसके बाद आपके पास क्या है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आ रही है। तो यानी कि इनका एम्फसाइज होगा मॉडर्न सोसाइटी का। ऑब्वियसली जो सोसाइटीज नापैद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, जिनके वजूद बहुत कम पाए जाते हैं, उन सोसाइटीज का जिक्र करना जरूरी नहीं है। तो यानी कि जितनी भी स्टडी होगी वो मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड होगी। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब आपके पास इंस्टीट्यूशन का आपके पास प्रॉपर एक चैप्टर है, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा तो इंस्टीट्यूशन बताऊंगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस है। आपको बता सकता हूं कि फैमिली आपके पास एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है, एजुकेशन आपके पास है, उसके बाद रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इस तरह देयर नेचर, अब इंस्टीट्यूशन की क्या है, साइंटिफिक स्टडी की, सिस्टमैटिक स्टडी की, उनके नेचर की स्टडी की, उनके फंक्शन की स्टडी की और उनके इंटरेक्शंस की स्टडीज की, सीक्वेंसेस की ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह के वो सीक्वेंस कंटिन्यू होता है और किस तरह उस सीक्वेंस के अंदर चेंज पाया जाता है उन सोशल इंस्टीट्यूशंस का, इसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैक्स वेबर ने दी है। द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन इन ऑर्डर देयरबाय टू अराइव एट अ कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। देखें, आपके पास सोशल एक एक्शन है, सोशल फिनोमिना है, सोशल प्रॉब्लम आपके पास अकर होती है, ठीक है। आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड आप उसे इस तरीके से करते हैं कि आप किसी एक ऐसे नतीजे में पहुंचे जहां आप उस सोशल प्रॉब्लम का, उस सोशल एक्शन का आप कोई कॉज बता सकें कि इस वजह से ये सोशल एक्शन परफॉर्म हुआ और इस सोशल एक्शन के परफॉर्म होने के बाद इसके ये इफेक्ट्स निकला, ठीक है। यानी कि जब कभी भी आप स्टडी करेंगे तो आपके पर्पस क्या होंगे कि कोई भी सोशल एक्शन जो परफॉर्म हुआ है उसकी इस तरीके से स्टडी की जाए, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स को आप निकाल सकें, इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटररिलेशन, देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ये वही वाली डेफिनेशन है जो मैंने आपको यहां पे पढ़ा दी है, 2 दफा रिपीट हो गई है, ये मॉरिस गिन्सबर्ग की है। अब आ जाते हैं जी काम की चीज की तरफ। देखें, प्रॉब्लम क्या होती है कि हर कोई एक मोरलेस जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, 1000 के करीब कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर करते हैं, उनमें और उन लोगों में जो कि इसमें 70+ या 80+ स्कोर करते हैं, उनमें कुछ चीजों का फर्क होता है। मैं आपको बता देता हूं। सबको पता होगा कि जॉन मैक्योनिस की बुक पढ़ लें, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा वो जॉन मैक्योनिस की बुक रेकमेंड करेगा, ठीक है। हर कोई कहेगा कि एक लोकल बुक ले लें, एक आपके पास फॉरेन ऑथर की बुक ले लें, कुछ आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, कुछ आप इधर उधर से देख लेते हैं आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। अब लेकिन क्या वो चीजें हैं जो कि एक 80+ वाले बच्चे में होती हैं और एक 60+ वाले बच्चे में होती है? मैं आज आपको वो बताने लगूं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आप इनको अंडरस्टैंड करें। देखें, सोशियोलॉजी के पेपर को ना अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर ही अगर आप इवेल्युएट कर लेना तो आपको नजर आएगा उधर इस तरह की टर्म्स आपको मिलती हैं। एक्सप्लेन, डिस्कस, आउटलाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, सजेस्ट, इलस्ट्रेट और उसके बाद एसेस, एग्जामिन, इवेल्युएट। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या इन सारी टर्म्स का एक ही मतलब है? यानी कि कहीं भी ये टर्म्स आ गई उसके बाद आपने बस आपको पर्टिकुलर टॉपिक आना चाहिए, आपने शुरू हो जाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इन तमाम टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली ये टर्म्स डिमांड क्या करती हैं। ये हर एक जो टर्म है आपके पास, ये इनकी डिमांड मुख्तलिफ है। एक्सप्लेन और डिस्कस आउटलाइन डिस्क्राइब से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ऊपर वाली दोनों आइडेंटिफाई, सजेस्ट और इलस्ट्रेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जब ये टर्म्स आपके पास आ जाए पेपर के अंदर तो आपने उस टाइम उस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में अटेम्प्ट करना है, ओके। नंबर 1, 80+ स्कोर लेने का या 75+ लेने का या 70+ लेने का आपके पास सबसे बेस्ट वे क्या है? नंबर 1, आपने सोशियोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं जो आपके पास आपके कोर्स के अंदर 3 हैं, मैं आपको तीनों की तीनों पढ़ाऊंगा, आपने उनको एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज करना है। अगर आप ज्यादा थ्योरीज हैं वैसे तो अगर आप बाकियों को भी मैं कोशिश करूंगा कि 3 तो लाजमी करवाऊंगा आपको, लेकिन बाकी जो थ्योरीज हैं उनका भी आपको एटलीस्ट आपको टच जरूर दे दूं कि अगर आप कहीं उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकें। यानी कि आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देने हैं, सेम एज जैसे आप आईआर के पेपर में करते हैं। आईआर का पेपर और करंट अफेयर का पेपर एक जैसा होता है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हटा दो तो आपके पास आईआर का पेपर करंट अफेयर का पेपर बन जाएगा, ठीक है।
कश्मीर इशू तो करंट अफेयर के अंदर भी है। कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे? आप करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई करके। तो सेम एज इट इज, जब आप सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पर्सपेक्टिव अप्लाई करेंगे तब आपका पेपर वो सोशियोलॉजी का पेपर लगेगा, अदरवाइज वो आपको करंट अफेयर का पेपर लगेगा। आपको अनएम्प्लॉयमेंट का कहता है, आपको वुमेन वायलेंस का कहता है, तो आपको फेमिनिज्म को डालना पड़ेगा। आपको डालना पड़ेगा जब प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या वो कहता है, ठीक है। तो जब तक आप नहीं डालेंगे आपका पेपर एक नॉर्मल पेपर होगा। तो जब नॉर्मल पेपर होगा तो वही आपको 20 में से 8 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे, एट द एंड आपका स्कोर होगा 40 से 50, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलोसफर और साइंटिस्ट हैं, जो हमारा उसके पास है फिलोसफर्स का जो हमारा सेक्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपने अप्लाई करना है कि ये फिनोमिना के ऊपर फला फिलोसफर ने और फला साइंटिस्ट ने ये कहा है, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं। आपने ये 5-6 थ्योरीज हैं, आपने इनको माइंड में रखना है, ठीक है। माइंड में रखना है, जहां उससे रिलेटेड कोई चीज है आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई कर देना। बहुत ही आसान काम है, ठीक है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है जो आपने अब मैंने आपको बताई है। नंबर 2 कि अब आपने टर्म्स को किस तरीके से लेना है। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो एक्सप्लेन के साथ और डिस्कस के साथ, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे रीजनिंग मांग रहा है। रीजनिंग किस तरह मांग रहा है कि किसी थ्योरी का रेफरेंस के तौर पे आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। जब वो आपको कहता है एक्सप्लेन द एथनोसेंट्रिज्म या जीनोसेंट्रिज्म या फिनोमिना, डिस्कस इन डिटेल्स द फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो वो बेसिकली आपसे रीजनिंग मांग रहा होता है, ठीक है। और ऐसा आपसे वो चाह रहा होता है कि आप किसी थ्योरेटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो है ना आप उसको रेफरेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। ये एक्सप्लेन और डिस्कस का मतलब होता है हमने एक ही तरीके से क्वेश्चन को तैयार किया होता है, कुछ भी वो बोल दे हमने 0 से लेकर एंड तक उसको वैसे के वैसे शुरू कर देना होता है। आपका इंट्रोडक्शन चेंज हो जाता है इन तमाम टर्म्स को लेकर, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन को इसी तरह फ्रेम करना है कि जो आपके टर्म्स आपको बोल रहे होते हैं। नंबर 2 आपको वो कहता है कि आउटलाइन करें, डिस्क्राइब करें। अब इस आउटलाइन का मतलब देखें, आउटलाइन आपके पास क्या होती है, ऐसी क्या आउटलाइन, उसके अंदर आप ये बताते हैं 1.5-2 पेज के अंदर आपके मैं आगे चल के 2000 वर्ड को इन आउटलाइन के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर लिखूंगा मैं। तो जब आपको कोई वो कहता है कि आउटलाइन और डिस्क्राइब करें, तो बेसिकली वो आपसे एक शॉर्ट, एक ब्रीफ आपका रिस्पॉन्स चाह रहा होता है, और वो आपको ये चाह रहा होता है कि आप इसको सम अप करें मेजर पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और उसको आप एक किसी थ्योरी के साथ, किसी अप्रोच के साथ, किसी एक डेफिनेट थीसिस स्टेटमेंट के साथ आप उसको अप्रोच करें, ठीक है। यानी कि आउटलाइन और डिस्क्राइब में वो आपसे एक शॉर्ट रिस्पॉन्स चाह रहा होता है। आपको वो यूं नहीं कह रहा होता कि आप बस शुरू हो जाओ डिस्क्राइब द फला, डिस्क्राइब फला, अगर कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू हो जाए इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक एक ही चीज आपने चला देनी है, क्योंकि अब वैसा टाइम नहीं रहा कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास फर्ज करो एथनोसेंट्रिज्म आएगा तो उसको क्राइम से वो रिलेट करेगा। सपोज आपको कहता है डिफाइन एथनोसेंट्रिज्म, तो डिफाइन एथनोसेंट्रिज्म, बस आपने उसको एक्सप्लेन नहीं खड़े हो जाना कि एथनोसेंट्रिज्म क्या, नहीं। एथनोसेंट्रिज्म का जो आगे वो क्वेश्चन पूछता है क्राइम से रिलेटेड, जैसे कि पूछा था उसने, आपने उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हिट द टॉपिक, हिट द बुल आए, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। आप जो पूछा है आप उतना जवाब दें। उसके बाद आपके पास है आइडेंटिफाई, सजेस्ट, इलस्ट्रेट। अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है, जस्ट को जो आपसे वो आइडेंटिफाई करने को कहता है या सजेस्ट करने को या इलस्ट्रेट करने को कहता है, तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा होता है कि आप अपना नॉलेज, अपना जो आपका नॉलेज है वो किसी पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम या थ्योरी के ऊपर अप्लाई करें और उससे रिलेटेड हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ठीक है। तो आपने क्या है, नॉलेज टू अ पर्टिकुलर सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम और थ्योरी, ठीक हो गया। ये आपके पास है आइडेंटिफाई और सजेस्ट और इलस्ट्रेट का मतलब। उसके बाद जब वो आपसे कहता है कि एग्जामिन करें, इवेल्युएट करें और असेस करें, तो बेसिकली वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात कर रहा होता है, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहा होता है कि ऐसा लगना चाहिए कि जब आपका आर्गुमेंट आप दो, जो आप आर्गुमेंट दो, आप बताओ कि उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। और उसकी बेसिस के ऊपर, उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के जो आपके आर्गुमेंट्स हैं उनके ऊपर आप एक जजमेंट बेस्ड एक एविडेंस आप पेश करो सामने उनके कि ये वीकनेस थी, ये स्ट्रेंथ थी, अब जो है मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये हो जाए तो ये होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। नंबर 2 जो लास्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट इसलिए भी बड़ा मजेदार है कि ये जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप करंट पॉलिटिकल, सोशल और आपके पास इकोनॉमिक जो आपकी सिचुएशन होती है कंट्री की, आप उससे भी अवेयर होते हैं।
अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशल प्रॉब्लम है जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। अब आपको यही नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कितनी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। आप इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 5 से 7 साल के डबल फिगर के अंदर चली गई है। तो आप मुझे बताएं आप कैसे कॉज एंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि जो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी करंट पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। ठीक है, जब आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए पिछले 4, 5, 6 महीने साल के अंदर कौन कौन से वुमेन बेस्ड वायलेंस के केसेस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। ठीक है, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आपको स्टैट्स पता होने चाहिए कि फर्ज करो कि जैसे डॉलर बढ़ा है तो किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस ने, कंपनीज ने, उन्होंने स्टाफ को कट करना शुरू कर दिया है। जब स्टाफ कम हुआ है तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। ठीक है, इन्फ्लेशन आपके पास ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड चीजें है ना। आपको पॉपुलेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप माइग्रेशन को स्टडी कर रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइग्रेशन तभी होती है जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है। पॉपुलेशन आप सेंसस का आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का पता होना चाहिए, जो हमारे रिसेंट आपके पास पॉपुलेशन की जो सेंसस हुआ है आपको पता होना चाहिए कि क्यों लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर वो आपके पास अर्बनाइजेशन बढ़ी है, क्यों माइग्रेशन बढ़ी है, क्यों लोग आपका जो बहुत 63% आपकी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में थी, देहातों में थी, वो क्यों आपके पास शहरों की तरफ आ रही है, क्या वो फैक्टर्स है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप कभी भी क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। अगर आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह हो कि आप जेंडर पढ़ रहे हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर आपका एक है, तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है सोशल इश्यूज के ऊपर, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव के थ्रू आप एक लॉजिकल के ऊपर बात करते हैं जो कि एक आम स्टूडेंट नहीं कर रहा होता। तो ये इस लिहाज से भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके पास है राइटिंग एक्सप्रेशन। देखें, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं ऑब्वियसली वो एसए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो प्रेसियन कॉम्पोजिशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जब वो एसए की तैयारी कर रहे हैं, प्रेसियन कॉम्पोजिशन की कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाता है। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कहा जाता है कि जेंडर स्टडीज के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा आपको सोशियोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है कि एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आपको, इस पॉइंट के ऊपर आपको बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप मतलब प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जब आप एसेज वगैरह लिखेंगे, आप प्रेसियन कंपोजिशन की प्रिपरेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये वो कुछ चीजें हैं जिनको आप अगर करें तो आप डेफिनेटली 80+ स्कोर इसके अंदर कर सकते हैं। नंबर जो लास्ट में मैं बात करूंगा, मैंने उसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया। देखें, एमसीक्यूज किसी के भी 20 में से 20 ठीक नहीं हो सकते। अगर आप इस चीज के ऊपर लग जाए कि मैंने 20 के 20 एमसीक्यूज लेने, तो ये तो पॉसिबल है नहीं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं? आप कर ये सकते हैं, आप 10 से 12 या 12 से 15 के करीब आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें ले सकते हैं तो आपका अचानक से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और वो कैसे बढ़ेगा कि मुख्तलिफ बुक्स हैं मार्केट्स के अंदर, लोकल बुक्स हैं जो कि जिन्होंने हजार एमसीक्यूज हर ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं। आपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप वो एक बुक ले लें, आप उसको प्रिपेयर करें। देखें, आप इसको यूं तैयार ना करें कि सोशियोलॉजी के लिए मैं तैयार करूं, आप इसको 1 पेपर के तौर पे तैयार करें कि जितनी भी 1 पेपर जॉब्स आ रही हैं, एफपीएससी की, पीपीएससी की, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस, ठीक है, जितनी भी जॉब्स आ रही हैं आप सारी की सारी उन जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप ये भी कर रहे होते हैं, आप वो भी कर रहे होते हैं। एट द एंड जब आप कोई भी पेपर में बैठेंगे 1 पेपर में, तो आपको बहुत फायदा होगा इसका। ठीक है, तो एमसीक्यूज पे आपने बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जस्ट सपोज कि एक बच्चा 5 से 8 नंबर ले रहा है किसी पेपर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है, और एक बच्चा कितना ले रहा है, 15 मार्क्स ले रहा है। तो एट द एंड कितना फर्क आ जाएगा? किसी के 60 होंगे तो उसके 68 होंगे, किसी के 68 होंगे तो उसके 76 होंगे, किसी के 76 होंगे तो उसके 84 होंगे। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और जैसे कि 2018 की अटेम्प्ट हुई है, ज्यादा बच्चे पास हुए 570, और उसके बाद एलोकेशन सिर्फ 281 की हुई, और जितने ये बच्चे जो एलोकेट नहीं हो सके, ये इसी वजह से नहीं हो सके, उनका लो स्कोरिंग था। नंबर 2, जो पंजाब का कैंडिडेट है उसके लिए तो एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो खास तौर पर रेकमेंड है कि वो एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप कर लें तो कोई वजह नहीं है कि आप
इसमें 70 प्लस या 80 प्लस स्कोर नहीं ले सकते, और मैं आपको बताऊं कि 70 प्लस स्कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, आप 75 तक भी इसमें लें, 70 प्लस लें, 80 प्लस चले जाए तो क्या ही बात है, लेकिन वो MCQs के बगैर पॉसिबल नहीं है। मेरे खुद 80 प्लस आ जाते, लेकिन मेरे MCQ ज्यादा अच्छे नहीं थे तो 75 पे ब्रेक लग गई। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 प्लस इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं बाकी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। और क्रिमिनोलॉजी के कुछ 2 से 3 लेक्चर रह गए हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर, तो क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर 1 या 2 दिन तक आपके जो बाकी 2 से 3 लेक्चर रह गए हैं वो अपलोड हो जाएंगे, उनकी आप परेशानी ना लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।